तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रू क्राइम 24 से सबक तक से एडवोकेट आरडी के साथ। रात के 10 बज चुके हैं। फिर एक वारदात, फिर एक कहानी। और आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, चूँकि चैनल नया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी आपका कमेंट है, किसी भी तरह का आप सजेशन चाहते हैं या किसी भी तरह का आप सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के लास्ट में उस कमेंट में आपकी प्रॉब्लम को पढ़ा जाएगा, प्रॉब्लम को रीड किया जाएगा, उसके बाद आपके सोल्यूशन पे बात की जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम मेंशन करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आप अपना नाम मेंशन करने में तो नाम मत मेंशन कीजिए, बट अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश यही होगी कि आपकी प्रॉब्लम का सजेशन सोल्यूशन जो भी मैं दे पाऊँगी मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और मेरा मतलब और मेरा मकसद क्राइम को बताना नहीं, क्राइम से बचाना है। आप कैसे आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूँगी, क्राइम हो चुका है, जो होना था वो हो गया, वो एक स्टोरी बन चुका है। लेकिन आगे हम उससे कैसे सबक ले सकते हैं और क्या क्या स्टेप हैं जो हम आगे के लिए सतर्क रह सकते हैं। तो फिर वही मेरा मतलब और मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी फिर एक कहानी, वारदात, जो भी आप कहना चाहें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, कई बार किसी भी रिश्ते की एक मर्यादा होती है और किसी भी रिश्ते की एक लिमिट होती है। जब लिमिट से बाहर कोई रिश्ता जाने लग जाए तो वो खतरा बन जाता है। वो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन जाता है कि उससे हमें वहीं पर ही सचेत होने की ज़रूरत होती है। और हर एक क्राइम स्टेप बाय स्टेप आपको एक इंडिकेशन ज़रूर देता है, आपको सचेत करता है, आपको एक घंटी बजाता है आपके दिमाग में। और घंटी बजती भी है लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं और वहीं पर क्राइम होता है। आज की जो कहानी है वो भी यहीं पर ही बेस्ड है कि उस कहानी ने उन कैरेक्टर्स ने, या जिस कैरेक्टर ने क्राइम किया है उस कैरेक्टर ने बार बार घंटी बजाई, बार बार आपको आगाह किया कि ये खतरनाक है, ये खतरा है। लेकिन जब खतरों को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो क्राइम बन जाते हैं। और हमें इसी से सबक लेने की ज़रूरत है, सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत चर्चित सा केस है आफताब पूनेवाला और श्रद्धा मर्डर केस, सबने सुना है। बात आती है कि आखिर ये क्राइम हुआ क्यों, क्या इस क्राइम से बचा जा सकता था? बिल्कुल दोस्तों, बचा जा सकता था। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं कि यहाँ पर गलती किसकी थी, यहाँ पर कहाँ पर चूक हुई और कहाँ पर बैक स्टेप लिया जा सकता था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2018 में। 2018 में एक 27 साल की लड़की अपने घर वालों से परमिशन लेके बॉम्बे जॉब के लिए आती है। पालघर भी महाराष्ट्र में है। जॉब के लिए आती है मल्टीनेशनल कंपनी में। उसको जॉब मिल जाता है, जॉब करने लग जाती है। लगभग 7-8 महीने के बाद उसकी एक लड़के से फ्रेंडशिप होती है, आफताब पूनावाला। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। धीरे धीरे दोस्ती गहरी दोस्ती में बदलती है और उसके बाद ये दोस्ती एक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है। प्योर रिलेशन था एज यूजुअल। दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों अच्छे से अपना लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे, पर्सनल भी और ऑफिशियल भी। दोनों साथ में एक ऑफिस में थे। 2019 में जो श्रद्धा है वो घर वापस जाती है, अपनी माँ से बात करती है इस रिगार्डिंग कि ऐसे ऐसे करके इंटर रिलीजन है, आई लव दैट पर्सन है, तो हम आगे शादी करेंगे। माँ को ऑब्जेक्शन होता है, जो कि एज यूजुअल है। हमारे जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं हर जगह पर ये ऑब्जेक्शन ज़रूर होता है। आजकल इंटरकास्ट फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, लेकिन इंटर रिलीजन आज भी अनएक्सेप्टेबल होता है, खासकर जब हिंदू और मुसलमान की बात आ जाती है। एज यूजुअल है, अभी उसको एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा या नहीं होगा एक्सेप्टेंस मैं नहीं बता सकती, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो रिएक्शन आने ही थे। उसकी मदर समझाती है उसको कि इंटर रिलीजन है, स्टॉप दिस रिलेशन। वो पहला इंडिकेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई थी कि जहाँ पर श्रद्धा को जागने की ज़रूरत थी।
सो के उसके बाद उसके फादर को पता लगता है, उसके फादर भी समझाते हैं। लेकिन इन सिचुएशंस में क्या होता है कि श्रद्धा अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके, चूँकि उसके फादर जो हैं वो सेपरेट रहते थे और उसकी माँ और उसका भाई साथ में रहते थे, तो अपनी माँ से झगड़ा करके वो वापस बॉम्बे आ जाती है और वापस बॉम्बे में रहने लग जाती है। उसके बाद फादर को चूँकि वैसे भी कम मतलब था, मदर ही थी, लेकिन 2020 में फिर एक अनहोनी होती है और श्रद्धा की जो मदर है मार्च 2020 में एक्सपायर हो जाते हैं। वो जाती है अपनी माँ के क्रिमिनेशन में और वहाँ पर रहती है, और उसके बाद जॉब की बात आती है, वो वापस बॉम्बे आ जाती है। और उसके बाद उसकी लगभग सिर्फ 1 या 2 बार अपने फादर से बात होती है और ना के बराबर ही होती है। फादर 1-2 बार पूछते भी हैं कि क्या तुमने अपना डिसीजन चेंज किया, बट वो मना कर देती है। वो एक चीज़ बताती है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था जहाँ पर श्रद्धा को जागने की ज़रूरत थी। वो अपने फादर को बताती है कि आफ्ताब मुझे मारता है, पीटता है। तो उसके बाद उसके फादर कहते हैं अगर ऐसा रिलेशन है तो तोड़ दो इस रिलेशन को। पर वो कहती नहीं। वो कई बार फिर सॉरी भी बोल देता है और इट्स ओके, हमारा नॉर्मल रिलेशन चल रहा है। चलिए, मैं आपको फिर वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद उसकी अपने फादर और ब्रदर दोनों से ही ना के बराबर ही बात होती है और वो अपना आराम से जॉब और पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाती है। 2022 तक वो अपना बॉम्बे में स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोनों में डिसीजन होता है, श्रद्धा और आफ्ताब में, कि एक काम करते हैं, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दिल्ली चलते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो जॉब के लिए हब है। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे भी बहुत, मतलब उसमें भी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उसके बाद भी उनका डिसीजन था वो दिल्ली मूव करते हैं। मई 2022 में आते हैं। 1-2 दिन वो होटल्स में रहते हैं और होटल्स में रहने के बाद उनका एक कॉमन फ्रेंड होता है। वो कुछ दिनों के लिए अपने उस कॉमन फ्रेंड के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन वही बात होती है कि किसी फ्रेंड के घर में रहना उनके लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और आप भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल से रहते हैं। जॉब चूँकि लगा नहीं था, तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, वहीं ही लोकल एरिया में हम अपना खुद का रूम ले लेते हैं और ये खुद के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, यहाँ पर एक पॉज आएगा। अब बात आती है, सीधा मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूँगी स्टोरी को सितंबर में। सितंबर में जो श्रद्धा का एक फ्रेंड होता है वो कॉल करता है श्रद्धा के ब्रदर को कि तुम्हारे पास श्रद्धा का कोई नया नंबर है क्या, क्योंकि श्रद्धा का जो पुराना नंबर है वो काफ़ी टाइम से 1.5-2 महीने हो गए हैं बंद जा रहा है, उससे कोई बात नहीं हो पा रही है मेरी। अगर तुम्हारे पास कोई नया नंबर है तो वो मुझे दे दो, मुझे श्रद्धा से बात करनी है। तो वो कहता नहीं, मेरे पास कोई नया नंबर नहीं है, मेरे पास वही पुराना नंबर है। और मैं भी स्टेटस देखता हूँ तो वो स्टेटस में जैसे कि उसके पेरेंट्स उसका स्टेटस या जो सोशल मीडियाज़ पे अपनी पिक्स अपलोड करती थी उसके थ्रू वो देख लेते थे और एक सुकून होता था कि चलो यार उसका जो फैमिली मेम्बर है, उनका जो फैमिली मेम्बर है वो सेफ़ है, एक्टिव है, मतलब सही सलामत है। तो वो कहता है ये काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उसको सोशल मीडिया पर भी नहीं देखा, उसका ब्रदर कहता है। लेकिन ब्रदर डिनाई करता है, कहता मेरे पास कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि मैं 1.5-2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ और उसका नंबर नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। इसके बाद उसके फादर, उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और वो वहीं लोकल पालघर में एक कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। कंप्लेन करवाने के बाद वो कंप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी जो है वो, उसका नंबर जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है लास्ट 1.5-2 महीने से। तो मुझे डाउट है कि कहीं मेरी बेटी का किडनैप तो नहीं हो गया है या कहीं मेरी बेटी को कोई खतरा तो नहीं है। ये कंप्लेन है जो पालघर में वो दर्ज करवाते हैं। अब पालघर की जो पुलिस है वो कहती है कि चूँकि ये जो केस है वो दिल्ली का है, महरौली थाने का है, तो हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आगे की एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी, वो दिल्ली में होंगे। केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है। दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद आफ्ताब का नंबर निकाला जाता है, तो आफ्ताब के नंबर की लोकेशन
ट्रैक करते करते, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आफ्ताब कहाँ रह रहा है, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो आफ्ताब अपने घर पर ही होता है। पूछते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में श्रद्धा रह रही थी, वो कहाँ है? तो ही सेड कि 18 मई को हमारा झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ था कि वो घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर उसके बाद पुलिस जो है वो फिर कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं पुलिस वालों के पास में ट्रैक करने के, सर्च करने के। तो वो सर्च करते हैं और पता लगता है कि 18 के बाद आफ्ताब ने कभी श्रद्धा को कॉल ही नहीं किया, और 18 के बाद से ही श्रद्धा का फ़ोन स्विच ऑफ है। एक बहुत अटपटी सी कहानी लगती है। कहते हैं ना, एक क्राइम, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे कि क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो वो एक तरीका सर्च करता है। हो सकता है वो परफेक्ट तरीका सर्च करता है कि मैं एक ऐसा परफेक्ट तरीका देखूंगा जिसमें मैं कभी पकड़ा ही ना जाऊं। लेकिन आप शायद ये भूल जाते हैं कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए, आप क्राइम का एक तरीका ढूंढते हैं, परफेक्ट तरीका ढूंढते हैं, लेकिन पुलिस वाले उस क्राइम्स को सर्च करने के लिए 100 तरीके ढूंढती है। वो 100 तरीकों पर इन्वेस्टिगेट करती है, वो 100 तरीकों पर काम करती है। तो इसलिए बचना तो नामुमकिन है अगर पुलिस अपने पर आ जाए। ये बहुत बड़ा एक सोच है जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है कि अगर पुलिस वाले अपने पर आ जाए तो कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आज की टेक्नोलॉजी वाली ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो बार बार जब आफ्ताब से पूछते हैं तो आफ्ताब जो है वो अपने जवाब बार बार पलट रहा था, कभी कुछ कहता, तो पुलिस वालों को डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहीं पर ही है। और पुलिस वाले आफ्ताब को उठा लेते हैं। उठाने के बाद जब वो उससे सवाल जवाब करते हैं, जब उससे पूछते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आफ्ताब टूट जाता है। और जब पूरी बताता है कि आखिर उस 18 मई को हुआ क्या था। वो कहता है कि रोज़ की तरह हम अपना खाना खाते हैं, खाना खाते खाते हमारी फिर लड़ाई होती है, और लड़ाई हमारी इस तरीके से बढ़ जाती है। और लड़ाई किस बात पे होती है कि श्रद्धा कहती है कि हम बहुत लिव इन में रह चुके, हम बहुत एक रिलेशनशिप में रह चुके, अब इस रिलेशनशिप को एक नाम देने की ज़रूरत है, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन आफ्ताब फिर टालता है कि हम ठीक तो हैं, जैसे भी हैं हम खुश हैं, शादी करने की क्या ज़रूरत है। और इस कंडीशन में उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आफ्ताब उस श्रद्धा का गला पकड़ लेता है, और वो तब तक पकड़ के रखता है जब तक कि श्रद्धा मर नहीं जाती। श्रद्धा दम तोड़ देती है, और मरने के बाद अब वो वहीं पर ही बैठा रहता है, सोचता रहता है कि मैं क्या करूं। और उसके बाद मार्केट निकलता है, मार्केट से सामान लेकर आता है, चॉपर है, फ्रिज वो लेता है बड़ा वाला, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा था उसके लिए उसको फ्रिज की ज़रूरत थी। बड़ा फ्रिज लेता है, बैग लेता है, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर जो होता है वो लेता है, बाकी सारा सामान मार्केट से लेता है। और लेने के बाद घर वापस आता है, और आने के बाद श्रद्धा की बॉडी को वॉशरूम में लेकर जाता है, और वॉशरूम में ले जाने के बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स करता है। बॉडी के पार्ट्स करने के बाद वो पिट्ठू बैग भी लेकर आता है। उस पिट्ठू बैग में, एक पॉली बैग में उसके टुकड़े, कुछ टुकड़े डालता है, क्योंकि बॉडी है एकदम से एक साथ नहीं जाएगी, इसलिए थोड़े से टुकड़े लेता है। निकलता है रात में और देखता है कि सुनसान एरिया कहाँ पर है, तो मेहरौली के जंगल में जाता है। वहाँ पर कुछ लोग भी मिलते हैं, लेकिन कोई किसी से मतलब नहीं रखता, ये ऑब्वियस है, कोई किसी को क्यों पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। जाता है, सुनसान सा एरिया देखता है कोई भी नहीं है, तो उन टुकड़ों को फेंक देता है। फर्स्ट टाइम उसको डर लगता है, लेकिन उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार ऐसे तो मुझे मैं आराम से एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने देखा ही नहीं, मुझे किसी ने टोका नहीं, मुझे किसी ने रोका नहीं। और रोज़ रात के 2 बजे वो निकलता है और बॉडी पार्ट को थ्रो करता है, और उसके बाद फिर वापस घर आ जाता है। आप सोचिए, एक ऐसी सिटी में जहाँ पर रात में 10 बजे बाइक पर एक बंदा निकल रहा है और उसको कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। एटलीस्ट पूछा जाना चाहिए। 18 दिन तक वो घर से बाहर रोज़ रात में 2 बजे निकलता है से बॉडी के पार्ट्स थ्रो करने के लिए, और उसको कोई नहीं रोकता। जबकि दिल्ली में क्राइम बहुत है, उसके बावजूद भी
कोई पुलिस वाले नहीं रोकते, कोई नहीं रोकता उसको। और वो निकलता है और निकलने के बाद ठोकर के वापस आ जाता है। और इस तरीके से वो कहता है कि 18 दिन तक मैंने ये काम किया और मैंने सारे बॉडी पार्ट्स उसके डिस्पोज कर दिया, और उसके बाद मैंने फिर अपने घर की पूरी सफाई करी, फ्रिज की पूरी सफाई करी। इन बिटवीन आप देखिए फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े पड़े हुए हैं पॉलीथिन में, और वहीं पर ही आफताब पानी की बोतल रखता है, दूध रखता है, खाना रखता है, और रोज वहीं पर खाता है, वहीं पर ही सोता है। इस तरीके से एक केस खुलता है। आफताब को पुलिस रिमांड में ले लिया जाता है। पुलिस रिमांड में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा है। उसके बाद उस पर केस चलता है, चार्जशीट दाखिल होती है, और उसके बाद उसको कोर्ट ले जाया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में आफताब को जब ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने आफताब कह देता है कि मैंने श्रद्धा को नहीं मारा, अंडर प्रेशर मैंने ये जवाब दिया था, इन्होंने मुझसे, पुलिस वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया है, मैंने श्रद्धा को नहीं मारा। ख़त्म। नो डाउट पुलिस वालों के पास फुल प्रूफ्स हैं, सब कुछ है, आई नो। लेकिन ये थी पूरी श्रद्धा मर्डर केस की कहानी। ये तो एक कहानी थी। अब यहाँ पर हम बात आती है कि कैसे कैसे बचा जा सकता था। पहला, जब श्रद्धा अपने फादर को बताती है कि वो मारता पीटता है, तो वो मारता पीटता ऐसे नहीं था। श्रद्धा के फेस पर निशान देखे गए हैं चोटों के, उनके फ्रेंड्स ने बताया है कि चोट के निशान। समझ में आता है, कई बार होता है हीट ऑफ द मोमेंट आपके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके पार्टनर के साथ हो जाता है कई बार एक आधा स्लैप लग जाए, समझ में आता है। लेकिन इतना मारना कि उसकी आंखों के नीचे निशान पड़े हैं, उसके फेस पर निशान पड़े हैं, मतलब इतने गंदे तरीके से किसी को मारना। अब आप सोचिए, हीट ऑफ द मोमेंट एक इंसान अपने पार्टनर को इतने गंदे तरीके से पीट रहा है, और उसके बाद आप सोचिए कि अगर उसको इस तरीके का गुस्सा आता है कि उसको उस टाइम पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जिसके साथ रह रहा है वो उसको मार रहा है, तो एक इंसान अगर इतना हैवान हो सकता है गुस्से में, तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ये पहला इंडिकेशन था जब आपको सजग रहना चाहिए। किसी भी रिलेशन में, आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप कोई ना कोई हर रिलेशन में पड़ता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशन में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं कि आपका पार्टनर आपको इस तरीके से टॉर्चर करता है कि उसको ये नहीं होश रहता कि जो पिट रहा है वो आपका अपना है, उसको भी दर्द होता है, अगर उसको उस हीट ऑफ द मोमेंट में आपके दर्द का एहसास नहीं है, तो समझ लीजिए इधर सचेत होने की ज़रूरत है। आप इंसान हैं, मैं कहती हूँ आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, अगर आप टॉर्चर हो रहे हैं तो आपको टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जागने की ज़रूरत है, अपने आप को जगाने की ज़रूरत है, पहला। दूसरा, श्रद्धा जब बार बार उससे शादी की बात करती है और आफताब मुकरता है, जब आफताब एक्सेप्ट नहीं करता, वहीं पर ही क्लियर कट बात होनी चाहिए। और अगर वो फिर भी ओके नहीं होता है, अगर वो फिर भी ओके नहीं है, तो डियर क्लियर कट बात होके वहीं पर ही मूव ऑन हो जाना चाहिए था। ये दूसरा इंडिकेशन था। रुकने की ज़रूरत ही क्या है? आप किसी एक रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर ओके नहीं है, वो उसमें कंफर्टेबल है और आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बेटर है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस रिलेशन को ख़त्म किया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती ना तो आप रिश्तों में जा सकते हैं और ना ही ज़बरदस्ती आप किसी को अपने रिश्ते में लेकर आ सकते हैं। इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि आप किसी के बिन रह ना सकें। अपने आप को इतना कंफर्टेबल रखें। दोस्तों, ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल हो गई है आज की डेट में, तो प्रैक्टिकली सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक खतरा सामने रखा हो। इसलिए अपने आप को बचाइए। बार बार इंडिकेशन मिल रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं, तो वहां पर गलत आप हैं।
यहाँ पे मैं फिर वही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये कहानी, ये वारदात हमें फिर आपको एक बात बताती है कि अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन में डिस्टेंस आ रहा है, एक बार कोशिश कीजिए उस चीज़ को सॉल्व करने की। अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, मूव ऑन कर जाइए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसको वहीं पर सेपरेट कर दीजिए। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं, अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है और टॉर्चर इस तरीके से किया जा रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप सिर्फ टॉर्चर हो रहे हैं, तो ज़रूरत है उस टाइम पर एक स्टेप लेने की। स्टेप लीजिए और अपने रिलेशन को मूव ऑन कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी भी चाहिए। आप मैन हैं या वुमेन हैं, जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कहीं एक दरार आ रही है तो उस दरार को ज़बरदस्ती भरने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि दरार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको ज़बरदस्ती मत भरिए, मूव ऑन कर जाइए। ज़िंदगी तो सेफ है ना, अब जिंदा तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि सोचने और कहने के लिए ज़िंदगी ही ना रहे। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। सबक ज़रूरी है, सबक लेना ज़रूरी है ताकि आके ज़िंदगियाँ सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि कोई भी क्राइम एक इंडिकेशन ज़रूर देता है, इसलिए उस इंडिकेशन को पहचानिए और मूव ऑन कर जाइए। ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में मत रहिए। तो ये थी दोस्तों कहानी, ये थी वारदात, और इससे सचेत रहने के तरीके। जागिए, क्योंकि जागना ज़रूरी है। और मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है, ताकि आप सेफ रह सकें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वारदात में, अगली कहानी में, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ और उससे सतर्क रहने के तरीके, ताकि आप आगे जाके भविष्य में इस तरह की वारदात से बच सकें। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।